देखिए, आज हम लोग क्लास 10th में ज्योग्राफी में लेसन 7 कृषि के एग्रीकल्चर जो एक चैप्टर है कृषि, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले कृषि किसे कहते हैं? कृषि का मतलब है कि उसके अंतर्गत में बहुत सी चीज़ आती है। खेती आती है, पशुपालन आता है, मत्स्य पालन आता है, कुक्कुट पालन आता है, जेन्युइन। लेकिन हम लोग कृषि के बारे में ये जानना चाहते हैं, तो ये पहले बात करेंगे कि मृदा जो शीर्ष होती है, पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली शीर्ष होती है, उस पर जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, उसमें जो पेड़ पौधे लगाने की प्रक्रिया जो की जाती है, उससे में फसल का उत्पादन होता है, इसी को हम कृषि कहते हैं। इसके लिए जुताई, सिंचाई, बीज की बुआई आदि हम प्रक्रियाएं करते हैं, जो अभी हम देख भी सकते हैं कि बोर्ड पर मैंने लिखा है कि पृथ्वी की ऊपरी परत जिसे मृदा कहते हैं में जुताई, सिंचाई, बीजों की बुआई करके विभिन्न तरह के फसलों का उत्पादन करना ही कृषि कहलाता है। यह एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि के अंतर्गत खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन और कुक्कुट पालन जैसे चीजें भी आती हैं। कृषि के क्या क्या प्रोसेस है भाई? खेती करते हैं तो क्या क्या चीज होता है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? जुताई करते हैं, मतलब कि मिट्टी के उलटने पुलटने की प्रक्रिया जो करते हैं उसको जुताई कहते हैं, ताकि मिट्टी समृद्ध हो जाए, हल्की फुल्की हो जाए, उसमें हवाएं मतलब भर जाए। हाँ, तो इस तरह से मतलब कि उसमें बीज लगाएंगे तो वो फिर फले फूलेगा, मतलब उसकी विकास होगी। तो वो हो गया पहले, मतलब जुताई की प्रक्रिया की जाती है। दूसरी है बुआई। बुआई की प्रक्रिया का मतलब कि बीजों को जमीन में लगाना, चाहे वो बीज को आप छिड़क के लगा रहे हैं या कोई पौधा को फिर पहले तैयार करके उसके बाद पुनरोपण विधि से आप लगा रहे हैं, तो वो हो गया प्रोसेस। तीसरा है निराई या गुड़ाई, इसको कहते हैं, मतलब कि अवांछित पौधे जिसको खरपतवार जो कहते हैं, जो अपने अपना धान लगाया मान लिया, लेकिन उसके बीच में कुछ अलग से अपने से उग जाता है, उसी के तरह का, तो उससे क्या होता है कि वो मुख्य चीज़ों का पोषक तो ले लेता है, उससे उससे उसका विकास नहीं होता है। जो धान आप लगाए हैं, तो उसको क्या है कि उसको उससे बचाने के लिए उस अवांछित पौधों को निकाला जाता है, चाहे तो वो खरपतवार नाशी की मदद से गला दिया जाए या फिर हाथ के माध्यम से किया जाए, तो वो तीसरी प्रक्रिया है निराई करना। चौथी है सिंचाई, इरिगेशन। सिंचाई का मतलब होता है कि जल के बूंद बूंद की मात्रा जो है वो पेड़ पौधों के जहां आप लगा रहे हैं उसके जड़ों तक पहुंचाने की प्रक्रिया, जिससे क्या होगा कि खनिज लवण जल से घोल करके वो जड़ों से खींचेगा और उसकी कोशिकाएं नम रहेगी, भोजन बनेगा, है ना, उसके शरीर के अंदर, तो उसका विकास होगा। फिर है अगला प्रोसेस खाद एवं उर्वरक का प्रयोग। मैंने खाद और उर्वरक का प्रयोग का मतलब क्या? खाद का मतलब हो गया जो कंपोस्ट, जो प्राकृतिक तरीके से तैयार होता है, कार्बनिक होता है, और उर्वरक का मतलब है जिसका तुरंत इंस्टेंट रूप दिखाई देता है। यूरिया धुरिया जो भी है यूज हो रहा है वो उर्वरक है, जो मतलब प्रयोगशाला में बनाया था, अकार्बनिक है, तो वो चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। फिर कीटाणुनाशक का इस्तेमाल करते हैं आप। कीटाणुनाशक का मतलब है कि आप देखिए, जब बहुत से चीज़ हम जब लगाते हैं तो होता क्या है कि उसके कोई बीज कोई खा जाता है, या कोई मतलब कि छोटे छोटे सूक्ष्म जीव या कीड़े जो होते हैं, या तो उसके जड़ कोई खा जाता है या पत्ती कोई खा जाता है। हाँ, तो अलग अलग भागों पर वार करता है, तो उससे क्या होता है कि फसल का उत्पादन नहीं हो पाता है, तो उसको बीच में ही आप उत्पादन नहीं कर पाते। तो इससे बचाने के लिए कीटाणुनाशक या प्रयोगनाशियों का इस्तेमाल डीडीटी सब का करते हैं, एल्ड्रिन उल्ड्रिन का। फिर कटाई का प्रोसेस, जब पक जाएगा तो अब उसको कटाई करेंगे, है ना। उसके बाद है दलाई, मतलब उससे अनाज का निकालना, बलिया से अनाज का निकालना। फिर भंडारण की बात आ गई है, तो भंडारण करते हैं, मतलब जो जिस तरह का बीज है तो उसको आप 14% से ज़्यादा नमी नहीं रख सकते। साइलो, बड़े बड़े अनाज के जो गोदाम है उसमें आप रखते हैं सुखा के। फल फूल साग सब्जी है तो उसको अन्ना सीतागार में रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज जिसको कहते हैं, उसमें 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इतना प्रोसेस कृषि के लिए जेन्युइन किया जाता है। भारत में अगर हम बात कर ले तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, लगभग 75% लोग कृषि पर आश्रित हैं, लेकिन जीडीपी का जो ग्रोथ डोमेस्टाइल प्रोडक्ट जिसको कहते हैं उसमें, है ना, 13.5% ही योगदान है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो रीढ़ है वो कृषि ही है ना। जेन्युइनली कृषि से ही मतलब कि भारत की अर्थव्यवस्था चल रही है, मतलब मानी जाती है। अब कृषि के प्रकार के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, तो पहला है जीविका निर्वाह कृषि, फिर गहन कृषि, फिर व्यावसायिक कृषि, स्थानांतरित कृषि, और एक है रोपण कृषि। तो हम लोग जीविका निर्वाह कृषि के बारे में जानेंगे। जीविका निर्वाह कृषि क्या है? मतलब जो कृषि छोटे स्तर पर छोटे किसान करते हैं, निर्धन किसान छोटे छोटे खंड या टुकड़ा में खेती कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग हम लोग बिहार में या भारत के बहुत से दूर दराज गाँव में निर्वाह कृषि ही करते हैं। हाँ, जिसमें होता क्या है कि न तो कोई टेक्निक का इस्तेमाल है, न कोई उन्नत बीज का इस्तेमाल है, और न उससे प्रोडक्शन कोई बहुत हाई फाई हो रहा है, समझ रहा है। तो छोटे खेतों में बिना तकनीक के, बिना उच्च संकर बीजों के, है ना, और कम
मतलब पैमाना पर उत्पादन जो करते हैं उसको हम कहते हैं जीविका निर्वाह, मतलब जीवन को निर्वाह के लिए जो कृषि कर रहे हैं। दूसरा है आपका बात हो जाता है गहन कृषि, मतलब कि गहन कृषि का मतलब कि एक जैसी आबादी ज़्यादा है और कृषि कम, मतलब जमीन कम है, भूमि कम है और आबादी बहुत ज़्यादा है, तो उसका दबाव उस पर है। तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल उत्पादन की प्रोसेस कराई जाती है। मैंने एक साल में 3 से ज़्यादा 3 से 4 प्रकार के फसल का उत्पादन का टारगेट रहता है, कर लिया जाता है। हाइब्रिड का इस्तेमाल किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल, हाँ, उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है, मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो आ जाता है आपका गहन कृषि में। व्यावसायिक कृषि का मतलब कुछ हो गया कि जिस कृषि का उद्देश्य केवल व्यापार करने का उद्देश्य है, मैंने उससे फायदा हो, लाभ हो, है ना, उसके लिए किया जाता है। उसमें मशीन का, तकनीक का, सब चीज का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ रही है बात? मशीन का, खाद का, कीटाणुनाशक का, है ना, ये सब इस्तेमाल किया जाता है। गन्ना, चाय, कॉफी, मसाले इत्यादि इसमें, है ना, आते हैं। किसमें? व्यावसायिक कृषि में। स्थानांतरित कृषि का मतलब कि कृषि को बदल बदल के जगह पर करना है। आज यहाँ करें खेती, कल कहाँ और कर रहे हैं। तो ये जनजाति आदिवासी के लोग जो हैं वो इस तरह की खेती को मतलब करते हैं, है ना। पूर्वोत्तर जो राज्य हैं या वहाँ जंगले हैं उसमें आदिवासी जो हैं वो इस तरह की खेती करते हैं। और उस खेती में होता क्या है कि आज एक जगह से काट दिए लोग, पेड़ पौधा वहाँ जला उला करके राख से तैयार हुआ, उसी में खेती कर लिया। और खेती करने के बाद जब वहाँ से फिर दूसरे जगह चलेगा तो इस तरह से घूम घूम करके एक जगह से दूसरे जगह खेती करते हैं। उसमें क्या होता है कि पेड़ पौधों को काट रहे हैं, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, एक तरह से पर्यावरण के लिए हानिकारक है वो, है ना। तो पूर्वोत्तर राज्य में इसको झूम की खेती कहते हैं, सुना रहा है। वियतनाम जो अलग देश है उसमें रे बोला जाता है। और अपने यहाँ जो है अरुणाचल प्रदेश और यहाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उसको पोडू बोला जाता है। अब रोपण कृषि में आ गए हैं। रोपण कृषि में क्या है कि जिस में 2 या 2 से अधिक प्रकार बार लाभ लेने की उद्देश्य से खेती की जाती है, मतलब 2 या 2 से अधिक। जैसे गन्ना, चाय, कॉफी, कहवा, केला, मिर्ची। अब देखिए मिर्ची है तो मिर्ची को एक बार में लगा दे तो पूरा तोड़ काट देते हैं जड़ी से। मिर्ची को एक बार तोड़ लेते हैं, फिर एक बार और तोड़ते हैं जब तक कि पूरा ये ना हो जाए। चाय भी वैसी है, एक बार लग गया तो जितना मतलब कि उसमें पत्ती, हाँ, जब तक वो हरा है तब तक उसमें पत्ती का उत्पादन कर रहे हैं। तो वही हो गया रोपण कृषि में आ गया, मतलब बागवानी आ गया। अब देखिए ऋतु के आधार पर हम लोग खरीफ, रबी और जायद 3 प्रकार का होता है। खरीफ को रोपा जाता है कब? लगाया जाता है जून जुलाई में, और काटा जाता है अक्टूबर नवंबर में। और रबी को कब? अक्टूबर नवंबर में, ठंडा के टाइम में, है ना, लगाया जाता है। दशहरा उशहरा के समय में जब कटनी लगने लगता है धान उनका, उसी समय मतलब या तो धान के साथ ही पैर देते हैं उसको, में बीज छिड़क देते हैं खेत में, या फिर उसको कोड़ाई करके भी लगा देते हैं, समझ रहा है। और जायद फसल है जब मार्च अप्रैल में लगाया जाता है और मई जून में काटा जाता है। खरीफ फसल में क्या क्या आता है? धान, बाजरा, सोयाबीन, अरहर, उड़द, है ना, कपास, मक्का, ये सब आता है। और रबी फसल में आप जितना देखिए गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर, तीसी, मसूर, आलू आता है। और इसमें जायद का मतलब खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी, कद्दू, अधिकांश सब्जियां इसी के अंतर्गत आती हैं। अब हम थोड़ा सा इसमें मुख्य मुख्य चीजों के बारे में जान लेते हैं। चावल जो खरीफ है उसके बारे में जान लेते हैं कि चावल को कैसे लगाएंगे, कितना टेम्परेचर जरूरत है, कितना वर्षा की जरूरत है, कैसा मिट्टी की जरूरत है। ये विभिन्न प्रकार के फसलों के बारे में जान लेते हैं इस चैप्टर में। तो पहले चावल के बारे में जानते हैं। चावल का तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहना चाहिए। 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा उसको चाहिए। भूमि समतल चाहिए, मिट्टी जलोढ़ चाहिए, जलवायु उष्णकटिबंधीय, है ना, उष्णकटिबंधीय जलवायु में आपका चावल अच्छा होगा। भारत के लिए ये उपयुक्त है। चावल उत्पादन में चीन जो है सबसे नंबर 1 पर है पूरे वर्ल्ड में, और फिर भारत है। राज्यों में कौन आगे है? पश्चिम बंगाल, फिर पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी। ऐसे प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन में कौन आता है? पंजाब आता है। इस तरह से हमने चावल के बारे में ओवरव्यू समझ गया थोड़ा सा कि भाई किस तरह से उत्पादन करते हैं, कौन कौन ये है। अब हम गेहूं के बारे में देख लेते हैं। गेहूं एक रबी फसल है और इसकी बुआई 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर के बीच में, कटाई इसकी 21 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस तक में। वर्षा इसको 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर की जरूरत है। और जलवायु शीतोष्ण कटिबंध वाला, भूमि समतल, है ना। अब मिट्टी दोमट, दोमट का मतलब 50% बालू और 50% चिकनी मिट्टी, है ना, या जलोढ़ मिट्टी में भी गेहूं लगते हैं। सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? यूपी, है ना। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन ज्यादा कौन करता है? पंजाब,
है ना। खदान फसल के बारे में अब जान लेते हैं। खदान फसल का मतलब मोटा अनाज। मोटा अनाज में क्या क्या आता है? ज्वार, बाजरा, रागी या मड़ुआ जिसको कहते हैं। ज्वार बाजरा का मतलब कि ऐसे इसका डंठल में ऊख जैसे पत्ता ऐसा होता है और उसको पूरा ऐसे ऐसे बाली जैसे ऐसे पूरा तैयार होता है, समझ रहा है ना, इस तरह से होता है। तो ज्वार में सबसे पहला उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। बाजरा में कौन है? गुजरात। और मड़ुआ या रागी में कौन है? कर्नाटक, सबसे आगे। ठीक है, ये अच्छा से जानने की जरूरत है। तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक चाहिए इसको। वर्षा 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर। कम वर्षा में मैंने सूखे उखड़े जगह पे भी लोग लगाते हैं, सुन रहा है। मक्का के बारे में जान लेते हैं। पहला उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश और फिर बिहार। भूमि इसका ढाल चाहिए समतल, वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक। दलहन फसल में आ जाता है चना, मटर, मूंग, मसूर, अरहर और उड़द। फर्स्ट इसका स्टेट कौन है उत्पादन में? एमपी। ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है, दाल से ही प्रोटीन मिलता है। शाकाहारी भोजन में ये सबसे अच्छा चीज है। कौन? दलहन। अब देखिए पेय पदार्थ में जान लेते हैं। पेय पदार्थ में चाय और कॉफी आता है, जिसको कहवा भी कहते हैं। ये रोपण कृषि में है ना। तो हम लोग बात कर लेते हैं चाय के। चाय के लिए टेम्परेचर जो है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक की जरूरत है और वर्षा 200 सेंटीमीटर में। वर्षा इसके लिए बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन जड़ के पास वर्षा नहीं होना चाहिए, पानी नहीं लगना चाहिए। इसीलिए पहाड़ी इलाका में ढालू जगह पर लगाए जाते हैं। अपने यहाँ ये असम माने भारत में असम में सबसे ज्यादा फर्स्ट है। लेकिन दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल की जो चाय है उसकी क्वालिटी क्या है? अच्छी है, सबसे अच्छी है, विश्व में अच्छी मानी जाती है। दक्षिण भारत में भी नीलगिरी के पहाड़ियों पर इसका उत्पादन होता है। कहवा की बात कर लें तो पहला उत्पादक राज्य इसका है वो कर्नाटक है। टेम्परेचर 25 से 30, वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, भूमि इसको भी ढलवा चाहिए। कॉफी के प्रकार समझ लो। कॉफी या कहवा के प्रकार अरेबिका, लिबेरिका, रोबस्टा, ये इसका प्रकार है। कॉफी उत्पादन में पहला है ब्राजील देश। राज्य में आ गया कर्नाटक, जो बाबा बुदन के पहाड़ी पर में इसको लगाया जाता है। रेशम में अब आ जाते हैं। उत्पादन में रेशम की मतलब जो है उत्पादन जो होता है वो रेशम के कीड़ा से होता है। और रेशम के कीड़ा के जो प्यूपा अवस्था में आता है तो वो अपने चारों ओर शरीर के में बचाने के लिए लार से 8 आकार के लपेटते हुए वो चारों तरफ आवरण बनाता है। और वही आवरण कठोर हो जाता है ना तो रेशा बन जाता है। रेशा सब जैसे जैसे लार छोड़े रहता है और वही से फिर उत्पादन करके मैंने गर्म पानी में डाल करके उसमें से रेशा निकाला जाता है। रेशम, हाँ, उससे कपड़े फिर बुन के बनाए जाते हैं, समझ रहा है। ये सहतूत के पत्ते खाते हैं, है ना। अर्जुन के पत्ते पर भी आते हैं, बेर के पत्ते पर भी है। तो सबसे ज्यादा सहतूते का ये है। इसका प्रकार है रेशम के मलबरी, इरी, तसर, मूंगा। रेशम पालन को सेरी कल्चर कहा जाता है। अब आइए रेशेदार फसल में। रेशेदार फसल में आ गया आपका जूट या पटसन या कपास हो गया। 2 तरह के जूट पटसन एक ही चीज है और कपास हो गया। जूट पटसन को सुनहरा रेशम कहते हैं क्योंकि इसका सुनहरा रंग होता है ना। ये तो हर जगह अलग लगाते हैं, है ना। कुदरुम उदरुम के नाम से हम लोग जानते हैं, सनई उनई, है ना। कपास हो गया सफेद सोना के नाम से जाता है, जिसको से सूती वस्त्र बनाया जाता है। पहला उत्पादक इसका महाराष्ट्र है, काली मिट्टी में उत्पादक होता है। और जूट की बात कर ले तो पहला उत्पादक पश्चिम बंगाल और राज्य में आपका है कौन? ये अपने यहाँ देश में मतलब अपने राज्य बिहार राज्य में पूर्णिया जिला में सबसे ज्यादा मतलब कि बिहार में होता है। अरे बस में स्टार्ट है। तिलहन के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद सरसों, तीसी, सूर्यमुखी, नारियल, अरंडी, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब तिलहन है। अब इसके बारे में देखते हैं कि सरसों का उत्पादक राज्य भारत में सबसे पहले ज्यादा कौन है? पंजाब। तीसी का मध्य प्रदेश, सूर्यमुखी का बिहार, नारियल का कर्नाटक, अरंडी का गुजरात, मूंगफली का गुजरात, सोयाबीन का महाराष्ट्र। ये बहुत डाटा मतलब मेहनत से तैयार किया गया है, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। नगदी फसल में आ गया आलू, गन्ना, तंबाकू, रबड़, तिलहन। तो आलू के जनरल आप समझ रहे हैं। गन्ना के बारे में देख ले, पहला उत्पादक ब्राजील है, दूसरा भारत है और स्टेट में यूपी है ना। तंबाकू में मतलब केरल में ये सब में होता है। रबड़ जो है वो रोपण फसल में है, भूमध्य सागरीय जलवायु में उसकी उत्पादन रबड़ की जाती है। तिलहन के बारे में यहाँ पर हम लोग समझ ही लिए हैं। मसाला के बारे में समझ लेते हैं। मसाला सबसे ज्यादा केरल में उत्पादन, मसालों का घर उसको कहते हैं। देखिए लौंग, जीरा, मिर्च, काली मिर्च, हल्दी हल्दी तो तमिलनाडु में होता है, अदरक, तेजपत्ता, केसर, ये सब क्या है? ये सब मसाला है। और इसके साथ साथ लिख भी दिए हैं लौंग और जीरा ये सब
जीरा तो जनरल हर जगह होता है। लौंग का उत्पादन केरल उरल में होता है। मिर्च और काली मिर्च का केरल में सबसे ज्यादा, हल्दी का तमिलनाडु में, अदरक का केरल में, तेज पत्ता का केरल में और केसर का जम्मू कश्मीर में उत्पादन होता है सबसे ज्यादा। श्वेत क्रांति के नाम से वो जानते हैं, तो दुग्ध के उत्पादन में जो वृद्धि किया है, बहुत से क्रांति हमारे देश में हुए हैं अलग अलग, है ना। गुलाबी क्रांति हुआ है, नीली क्रांति है ना। इसमें श्वेत क्रांति के बारे में आता है तो दूध से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा से है ना। तो यहाँ पर श्वेत क्रांति में दूध उत्पादन की बात कर रहे हैं। इसके जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। उन्होंने नए टेक्निक से मतलब कि दूध के उत्पादन में वृद्धि कराया, और उसी समय अमूल, सुधा, करनाल डेयरी सब जो है, इन सबों का मतलब कि जुड़ने का काम जैसे आगे के डेवलप हुआ, वहाँ पर दूध के प्रोडक्ट बनाने के काम चालू हुआ। तो दूध उत्पादन में पहला है अपना भारत। पशु सबसे ज्यादा कहाँ है? भारत में ही है, पूरे विश्व। क्रांति के बारे में बात कर लेते हैं। हरित क्रांति में क्या है? 1967 से 1968 में एक मतलब कि मैक्सिको से जो बीज मिली थी गेहूं की, वो वहाँ बीज नहीं, उसको उपयुक्त क्लाइमेट नहीं मिला, लेकिन इंडिया में जब उस बीज को लगाया गया, उपयुक्त क्लाइमेट, हाँ, अच्छा वातावरण उसके लिए मिला, और उसके उत्पादन में 500% की वृद्धि हुई, एक बैग, है ना। तो मैंने गेहूं के उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि कराई गई, और उसी को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। और इसके जनक है MS स्वामीनाथन, है ना। संकर बीज का इस्तेमाल हुआ, इसमें उर्वरकों का प्रयोग हुआ, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़ा। 2 चरण है। पहला चरण 1967 में पंजाब, हरियाणा, यूपी में बेतहाशा वृद्धि हुई उत्पादन में, है ना। और दूसरे चरण 1913 से 1914 में क्षेत्र वही। भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण एक टॉपिक है, जिसको अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व के बाजार के साथ जोड़ करके अपने देश को भी मतलब कि आगे की ओर बढ़ाने का काम करता है, या जुड़ने का काम करता है अन्य देशों से, है ना। तो उसी को वैश्वीकरण कहते हैं। जैसे भारत भी अब क्या है, अनेक मतलब दुनिया के अनेक देशों के साथ उनके बाजारों के साथ जुड़ करके अपने सामान को बेच रहा है, वहाँ के सामान ला रहा है ना, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था की सुधार हो रही है। तो यही इसी को हम वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो एक बार वीडियो को पूरा सभी बोर्डों पर रख करके एक बार खींच देना है, ताकि वीडियो अंत में वीडियो को रोक करके आप नोट्स तैयार कर सकते हैं, है ना। फिर धीरे धीरे हम लोग मतलब कि क्लास को मतलब कि और भी रोचक करने का कोशिश करेंगे, है ना। लाइव की बात है तो लाइव भी वीडियो की बात होगी, है ना। कुछ समय के बाद मतलब कि कोशिश किया जाएगा, जब क्या बोलते हैं, संख्या इसका बढ़ जाए सब्सक्राइबरों का, है ना। तो लोग सब्सक्राइब करें जल्दी से जल्दी इसको, चैनल को, है ना जी। चैनल का क्या नाम है भाई? RK सुमन स्टडी। आप इसको सब्सक्राइब करें, है ना।